हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह क्लास बिहार लाइब्रेरियन, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और राजस्थान लाइब्रेरी एवं सभी स्टेट के जो भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा होगा जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्लास की पीडीएफ, नई वैकेंसीज की जानकारी इत्यादि प्राप्त हो सकती है। नीचे क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिस पे ये सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कर चुके हैं और सेकेंड यूनिट का जो सेट 7 था जिसमें लगभग मैंने 500 क्वेश्चन कराया हूँ और वह सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में यह यूनिट 3 जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस है, इसका पहला सेट है और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग is the premier database of profiles of scientists, researchers, and other faculty members working at academic institutions and other R&D labs in India। तो ये इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शैक्षणिक के संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। ए ऑप्शन है विद्वान, बी ऑप्शन है इन्फोपोड, सी ऑप्शन है ओजस और डी ऑप्शन है इन्फॉर्मर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्वान। विद्वान एक ऐसा पोर्टल है जो कि इनफिलिपनेट द्वारा बनाया गया है और विद्वान जो पोर्टल है उस पे जितने भी शोधकर्ता और वैज्ञानिक होते हैं जो उनकी प्रोफाइल यहाँ पे उपलब्ध होती है। आप विद्वान ऐप खोलकर क्रोम से या किसी भी वेबसाइट पे आप विद्वान ऐप खोलकर, विद्वान साइट खोलकर आप वहाँ पे स्कॉलर्स की या और वैज्ञानिकों की लिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे विद्वान ऐप पे रेटिंग भी प्रदान की जाती है। विद्वान ऐप की बात करें तो विद्वान जो पोर्टल है उसकी स्थापना 2012 ईस्वी में की गई थी और यह इनफिलिपनेट द्वारा की गई थी। इनफिलिपनेट की बात की जाए तो यूजीसी द्वारा सन 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, टॉक्सलाइन इज एन, यानी टॉक्सलाइन क्या है। ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है रेफरेंस डेटाबेस, रेफरेंस सर्विस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस और डी ऑप्शन है बिब्लियोग्राफिक सर्विस। तो आप लोग भी हमारे साथ बताने का प्रयास करेंगे कि टॉक्सलाइन जो है वह क्या है। तो टॉक्सलाइन जो है वह एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर टॉक्सलाइन की बात करें तो यह टैक्सिकोलॉजी लिटरेचर ऑनलाइन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टॉक्सलाइन का, जिसको हम लोग कह सकते हैं टैक्सिकोलॉजी लिटरेचर ऑनलाइन। टॉक्सलाइन जो है वह एनएमएल द्वारा विकसित किया गया था। टॉक्सलाइन किसके द्वारा विकसित किया गया था? वह एनएमएल द्वारा विकसित किया गया था। एनएमएल का फुल फॉर्म की बात करें तो हम लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और एनएमएल की स्थापना अगर आपसे पूछ दी जाए तो यह 1836 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और यह जो है यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जॉर्ना सिलिक इज एन, यानी जर्नल से क्या है। तो ए ऑप्शन है ऑनलाइन डाटाबेस कवरिंग एकेडमिक जर्नल्स आर्टिकल्स, बी ऑप्शन है ऑनलाइन डाटाबेस कवरिंग एब्स्ट्रैक्ट और सी ऑप्शन हो जाएगा ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ फ्रीली अवेलेबल जर्नल इंफॉर्मेशन और लास्ट डी ऑप्शन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन एजेंट फॉर फ्रीली अवेलेबल जर्नल। तो बताइए आप लोग कि इसमें से जर्नल से क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जर्नल सेक जो है
वह एक ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ फ्रीली अवेलेबल जर्नल इंफॉर्मेशन है और यह ओसीएलसी के सपोर्ट से संचालित होता है। यह भी याद रखेंगे, यह किसके हेल्प से, तो ओसीएलसी के हेल्प से, सपोर्ट से यह संचालित होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ पब्लिकेशन इज आर इंक्लूडेड इन द आईएनबी। आईएनबी निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाशन आईएनबी में शामिल है। आईएनबी मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो ए ऑप्शन है गाइड्स टू टेक्स्ट बुक्स, बी ऑप्शन है मैप्स, सी है द फर्स्ट इशू ऑफ ए पीरियोडिकल और डी ऑप्शन है बैक वॉल्यूम्स ऑफ पीरियोडिकल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। जो आईएनबी के प्रकाशन में जो शामिल है वह है द फर्स्ट इशू ऑफ पीरियोडिकल। और आईएनबी की बात करें तो आईएनबी की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और यह कोलकाता में जो स्थित है सीआरएल, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, इसके द्वारा स्थापित किया गया था आईएनबी का। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब आईएनबी की स्थापना हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और यह जो प्रकाशन है आईएनबी का वह शुरू शुरू में क्वार्टरली हुआ करता था, यानी त्रैमासिक हुआ करता था। परंतु अगर आपसे पूछ जाए कि वर्तमान में आईएनबी का प्रकाशन कैसा होता है तो यह मंथली होता है और यह सन 1964 से हो रही है। यानी 1964 ईस्वी से यह आईएनबी का प्रकाशन जो होता है वह मंथली होता है, जबकि जब 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा, तो इसकी आवृत्ति जो थी वह क्वार्टरली हुआ करती थी। और उस समय अगर प्रधानमंत्री पूछ दी जाए तो जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे जब आईएनबी की स्थापना की गई थी। और इस प्रश्न में जैसा कि पूछा गया है कि आईएनबी के प्रकाशन में कौन सा शामिल है, तो सी ऑप्शन है द फर्स्ट इशू ऑफ ए पीरियोडिकल, यह शामिल है। अतः इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी इज इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस प्रकार की ग्रंथ सूची है। तो ए ऑप्शन है इन्यूमरेटिव है, बी एनालिटिकल है, या सी डिस्क्रिप्टिव है, या डी टेक्सुअल है। तो जो आईएनबी की जो ग्रंथ सूची है वह जो बिब्लियोग्राफी है वह इन्यूमरेटिव टाइप की होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। इन जो आईएनबी के प्रकाशन होती है वह बिब्लियोग्राफी जो है वह इन्यूमरेटिव टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट कंप्यूटराइज आईएनबी केम आउट इनटू। देखिए आईएनबी का जैसे कि मैंने बताया कि आईएनबी की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और वह सीआरएल यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा की गई थी। इसकी आवृत्ति त्रैमासिक हुआ करती थी, क्वार्टरली हुआ करती थी, जबकि 1964 ईस्वी से यह मासिक इसकी आवृत्ति हो गई। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे 1958 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनबी कंप्यूटराइज कब हुआ ऑनलाइन, तो यह सन 2000 में हुई थी और मंथ का नाम जून था। यानी ऑप्शन जून 2000 जिसमें होगा वह सही होगा। तो ए ऑप्शन जून 2000 है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। जो फर्स्ट कंप्यूटरीकृत आईएनबी सामने आया था, अस्तित्व में आया था, वह जून 2000 ईस्वी में आई थी। ठीक है। और जो ये कंप्यूटराइज्ड हुआ था तो वह किसके द्वारा हुआ था या किसके किसके हेल्प से हुआ था, किसके प्रयोग से हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें हम लोग लिप्सिस सॉफ्टवेयर एक होती है और जिस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जिस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आईएनबी को कंप्यूटराइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ आईएनबी। आईएनबी की उपयोगिता क्या है। तो ए ऑप्शन है रिकॉर्ड्स द कंट्रीज इंटेलेक्चुअल आउटपुट, बी ऑप्शन है bibliographical data of 14 language of Indian including English about under one roof, और सी ऑप्शन है a source of wide publicity for books and publisher, और डी ऑप्शन है बुक्स सिलेक्शन टूल फॉर लाइब्रेरियन एंड बुक सेलर्स। तो जो आईएनबी की जो उपयोगिता है वो ऑप्शन ए में जो लिखी हुई है रिकॉर्ड्स द कंट्री इंटेलेक्चुअल आउटपुट ये होती है
जबकि बी ऑप्शन में भी जो दिया हुआ है बिब्लियोग्राफिकल डाटा, यह 14 लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाता है, तो ये भी सही है। और सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ए सोर्स ऑफ वाइड पब्लिसिटी ऑफ बुक एंड पब्लिशर, यह भी आईएनबी की उपयोगिता में शामिल है। और डी ऑप्शन बुक सिलेक्शन टूल फॉर लाइब्रेरियंस एंड बुक सेलर, ये भी आईएनबी की उपयोगिता के अंतर्गत आती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ए बी सी डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंट्रीज इन आईएनबी आर अरेंज अकॉर्डिंग टू, आईएनबी में प्रविष्टियों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो आईएनबी में जो है ए ऑप्शन दिया हुआ है डीडीसी, बी है कॉलम क्लासिफिकेशन, डी ऑप्शन है यूडीसी और डी ऑप्शन है नॉन अदर अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा डीडीसी। और पूछ दिया जाए कि डीडीसी के किस संस्करण का प्रयोग किया जाता है, तो 22वां संस्करण जो है, यानी 22nd एडिशन जो है, इसका प्रयोग इसके अरेंज करने में किया जाता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका जो सब्जेक्ट हेडिंग्स बनता है आईएनबी का, जो सब्जेक्ट हेडिंग्स बनती है, इसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें चेन प्रोसीजर का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अगर पूछ दिया जाए कि इसमें सीसी का क्या प्रयोग है आईएनबी में, तो सीसी का जो प्रयोग है वह सीसी का 6th एडिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक जो प्रविष्टियां बनती हैं उसके नीचे जो कॉर्नर होती है उसमें सीसी के 6th एडिशन का प्रयोग किया जाता है। जो भी प्रविष्टियां बनती है आईएनबी की, उसके लास्ट कॉर्नर में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंडेक्स इंडियाना इज ए पब्लिकेशन ऑफ, इंडेक्स इंडियाना किसका प्रकाशन है? तो ए ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, बी ऑप्शन है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता और सी ऑप्शन है सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी न्यू दिल्ली या डी ऑप्शन है साहित्य एकेडमी लाइब्रेरी न्यू दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता, सीआरएल कलकत्ता, इसे सीआरएल भी बोला जाता है। और सीआरएल की स्थापना 15 अगस्त 1955 ईस्वी में हुई थी और इसी की सहायता से 1958 ईस्वी में आईएनबी की स्थापना की गई थी सीआरएल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु इज द करेंट जनरल एडिटर ऑफ आईएनबी? ए ऑप्शन है डॉक्टर के कोचू कोसी, बी है श्रीमती अंजना श्रीवास्तव, सी ऑप्शन है अंतनु कुमार मजुमदार और डी ऑप्शन है ए के घोष। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछी गई है और इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार ए ऑप्शन हो जाएगा। जो डॉक्टर के कोचुकोशी थे वह 2016 से 22 तक आईएनबी के संपादक रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान स्थिति की बात की जाए, तो अभी 2022 के बाद 2022 के बाद डॉक्टर शिवा प्रसाद, डॉक्टर एस शिवा प्रसाद, ये जो हैं वह आईएनबी के वर्तमान संपादक हैं। तो आप ये नाम याद रखेंगे, डॉक्टर एस शिवा प्रसाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ईटीडी डाटाबेस इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय, यानी ईटीडी डाटाबेस जो है वह किसके द्वारा रखा जाता है? तो ए ऑप्शन है शोध गंगोत्री, बी ऑप्शन है विद्या निधि, सी ऑप्शन है शोध गंगा और डी ऑप्शन है इंडिस्ट एआईसीटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी विद्या निधि और शोध गंगा, ये दोनों ही सही उत्तर होंगे। यानी ऑप्शन बी और सी द्वारा ईटीटी डाटाबेस का मेंटेन किया जाता है या बनाए रखा जाता है। जबकि शोध गंगोत्री जो है इसके अंतर्गत सिम्नोसिस आती है। सिम्नोप्सिस जो होती है यानी कि जो शोध कार्य प्रोग्रेस में होते हैं या शुरुआती स्टेज में होते हैं, उसकी जानकारी आपको शोध गंगोत्री से मिलती है। जबकि शोध गंगा के अंतर्गत थेसिस आती है, थेसिस और डिजर्टेशन आती है। जो थेसिस हो रहे होते हैं या हो चुके होते हैं वह शोध गंगा के अंतर्गत आती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह बी और सी हो जाएगा। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन डी में बी एंड सी आर करेक्ट दिया हुआ है, जो कि सही उत्तर है। यानी ईटी भारत में ईटीटी डाटाबेस विद्या निधि और शोध गंगा द्वारा बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
विद्या निधि ए नेशनल प्रोग्राम ऑफ ईटीडी इन इंडिया वाज स्टार्टेड एट। विद्या निधि भारत में ईटीडी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो विद्या निधि जो है वह एक प्रकार का, पहले तो विद्या निधि है क्या वो आप लोग जान जाइए। तो विद्या निधि जो है वह इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशन इन इंडियन सेंटर्ड होता है, यानी इसे ही यह ईटीडी का एक प्रकार है और इसकी स्थापना सन 2000 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, और विद्या निधि को स्पॉन्सर कौन करता है, तो वह निषाद द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निषाद की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। अब जो बात किया जाए कि यह जो एक कार्यक्रम है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, सी है मद्रास यूनिवर्सिटी और डी है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर द्वारा यह शुरू किया गया था। विद्या निधि जो पोर्टल है वह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फ्री ऑडियो बुक साइट। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि मुफ्त ऑडियो बुक साइट कौन सी है। तो ए ऑप्शन लाइब्रेरी दिया हुआ है, बी वर्चुआ है, सी जो है गूगल बुक्स है और डी जो है लिब्री बॉक्स है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन डी लिब्री बॉक्स हो जाएगा। यह एक मुफ्त ऑडियो बुक साइट है। जबकि इब्रेरी की बात करें तो इब्रेरी जो है वह 1999 ईस्वी में आई थी और इसे बनाने का श्रेय जो है वह क्रिस्टोफर वार्नोक और केविन शेयर को जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इब्रेरी 1999 में बनी थी और इस बनाने का श्रेय क्रिस्टोफर वार्नोक एंड केविन शेयर को जाता है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि इब्रेरी क्या है, इब्रेरी की अगर बात करें तो इसकी हेड क्वार्टर जो है वह पालो अल्टो नामक जगह पे है जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। पालो एल्टो नामक स्थान पे है जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। और यह जो है प्रोक्वेस्ट द्वारा एक्वायर्ड किया गया था। तो प्रोक्वेस्ट द्वारा अगर पूछा जाए कि कब एक्वायर्ड किया गया था तो यह 2011 ईस्वी में प्रोक्वेस्ट द्वारा एक्वायर्ड कर लिया गया था। और पुनः प्रोक्वेस्ट द्वारा इब्रेरी का नाम चेंज कर दिया गया था, जो कि 2015 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके नेम चेंज कर दिया गया था। और नेम चेंज करने के बाद इसका पुनः नाम प्रोक्वेस्ट ई बुक सेंट्रल रख दिया गया। प्रोक्वेस्ट ई बुक सेंट्रल रख दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दी। इब्रेरी जो है वह एक प्रकार की ई बुक होती है जो 1999 में बनाई गई थी क्रिस्टोफर वार्नोक और केविन शेयर द्वारा। इसकी हाई हेड क्वार्टर जो है वह पालो अल्टो नामक स्थान पे कैलिफोर्निया में स्थित है। प्रोक्वेस्ट द्वारा इब्रेरी को एक्वायर्ड किया गया था 2011 ईस्वी में और 2015 में इसका नाम चेंज करके प्रोक्वेस्ट ई बुक सेंट्रल रख दिया गया। वर्चुआ की बात करें तो वर्चुआ जो है पूछ ली जाती है कि वर्चुआ क्या है या इससे संबंधित प्रश्न आती है। तो वर्चुआ जो है वह एकेडमिक हेल्थ सिस्टम है, एकेडमिक हेल्थ सिस्टम से संबंधित है। और इसकी सीईओ जो अभी वर्तमान में है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम जो है वह डेनिस डब्ल्यू पुलिन है। अगर गूगल बुक्स की बात करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2004 ईस्वी में की गई थी। और लिब्री बॉक्स तो जो है वह एक प्रकार का मुफ्त ऑडियो बुक साइट है जिसे अगस्त 2005 ईस्वी में ह्यूज मैकगुआयर द्वारा बनाया गया था। ह्यू, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थी जिसे आप लोग याद रखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर ISNI कंसिस्ट ऑफ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक नाम पहचानकर्ता ISNI में कितने डिजिट होते हैं। तो ए ऑप्शन है 10 डिजिट, बी ऑप्शन है 12 डिजिट, सी ऑप्शन है 13 डिजिट या डी ऑप्शन है 16 डिजिट। तो देखिए जो ISNI जो होती है वह किस मानक के द्वारा बनाई जाती है, तो यह ISO 27729
27729 इस मानक द्वारा होती है। और यह जो रिलीज हुई थी वह 15 मार्च 2012 को लंदन में स्थित है। लंदन में यह रिलीज की गई थी। और यह ISO 27729 ISO से संबंधित मेरा प्रीवियस एक वीडियो है जिसको आप देख लेंगे। उसमें बताया गया है कि ISO किसके लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कौन सी ISO का प्रयोग की जाती है, फर्नीचर के लिए किस लिए की जाती है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए किस लिए की जाती है। तो ISO वाली मेरी वीडियो अवश्य आप लोग देखें। ISO से संबंधित आपको सभी प्रश्नों की वहां से हल मिल जाएंगी। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक ISNI के कितने डिजिट होते हैं, तो इसके 16 डिजिट होते हैं। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि ISNI के ISO किस मानक का उल्लेख किया गया है, तो ISO 27729 किया गया है। और यह 15 मार्च 2012 को रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन 13 डिजिट ISBN नंबर। 13 अंकों की ISBN संख्या में कितने भाग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो अगर ISBN की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ISBN से संबंधित और भी जानकारी आप लोग जान ले। जैसा कि ISBN सर्वप्रथम 9 डिजिट हुआ करती थी। इसमें सर्वप्रथम 9 डिजिट हुआ करती थी। और इसको बनाने वाले गॉर्डन फोस्टर थे। गॉर्डन फोस्टर थे। और यह सन 1965 ईस्वी में आ- ऐसा बनाया गया था। जबकि 10 डिजिट की बात करें, तो 10 डिजिट ISO 2108 के अंतर्गत बनाई गई थी। और यह 1970 ईस्वी में 10 डिजिट कर दिया गया था। ISBN जो थी शुरू शुरू में 9 डिजिट की थी, जो कि गॉर्डन फोस्टर द्वारा दिया गया था, वह सन 1965 ईस्वी में दी गई थी। जबकि ISBN को 10 डिजिट का ISO 2108 उनके अंतर्गत 1970 ईस्वी में 10 डिजिट का कर दिया गया। पुनः इसे 13 डिजिट का, इसके जो अंक संख्या थी 13 डिजिट हुई। और यह 1 जनवरी 2007 से ये प्रश्न विगत पूछे गए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है कि 13 डिजिट का प्रयोग कब से किया जा रहा है ISBN में, तो वह 1 जनवरी 2007 से की जा रही है। तो इस प्रश्न में जैसा कि पूछा गया है कि 13 अंकों की ISBN संख्या कितने भाग होते हैं, तो ये तो 5 भाग होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगर 5 भाग में भी पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर मैं आप सभी को बताऊं, तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये है 13 अंक का कोड है। ये एक 13 अंक का कोड है। और पूछा जाए कि इसमें 5 भाग विभक्त किया जाए तो कौन कौन से होंगे, तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं उसे हम लोग EAN के नाम से जाने जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। यूरोपियन आर्टिकल नंबर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो ये सेकेंड 2 डिजिट होती है वह ग्रुप हो जाती है। इसके बाद जो 4 डिजिट होती है, पूछ लिया जाता है कि पब्लिशर कितने डिजिट का प्रयोग किया जाता है, तो पब्लिशर के लिए 4 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 डिजिट हो जाएगा। उसके बाद पुनः जो 3 डिजिट होते हैं वह टाइटल के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे हमें टाइटल का पता चलता है। और जो जो लास्ट डिजिट होते हैं उसे हम लोग चेक डिजिट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी ISBN से संबंधित। तो आप सभी को से आग्रह है दोस्तों कि मैं इतना मेहनत से आप सभी को इतने अच्छे अच्छे और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहा हूँ। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें। क्योंकि कोई पेड क्लास में भी इतनी जानकारी आपसे साझा नहीं करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि क्लास तो जरूर लाते हैं, लेकिन 10-15 क्लास 10-15 क्वेश्चंस कराकर फिर वो अपने ऐप के प्रचार ही सिर्फ करते हैं। जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों आप सबसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग द ISBN। भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISBN को असाइन कर रही है। तो इसका फर्स्ट ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर। ये कुछ गलत यहाँ पे है। राजा राम मोहन राय
एक लाइब्रेरी फाउंडेशन है जिसे हम लोग ट्रिपल RLF कहते हैं, लेकिन जो ISBN को असाइन करती है, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर है जो है वो ISBN को भारत में असाइन करती है, जबकि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ये नहीं करती है। और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी, मैंने पहले भी आप सभी को पढ़ाया हुआ है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है 1948 ईस्वी में बनी थी, परंतु कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी पूछा जाए तो 1836 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर द्वारा ISBN को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में असाइन किया गया है, वो भी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही संयोजनों का चयन करना है, यहाँ बताना है कि इसमें सही संयोजन कौन कौन से हैं। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है विद्या निधि। तो मैंने विद्या निधि के बारे में तो आपको जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि उसकी स्थापना कब हुई थी। उसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, वह एक ETD है। इसको स्पॉन्सर्ड जो है निषाद द्वारा किया जाता है। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, स्पॉन्सर्ड बाई निषाद होता है। और इसकी स्थापना जो है निषाद द्वारा की जाती है, और इसकी स्थापना जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर द्वारा की गई थी। विद्या निधि की स्थापना बनाया जो गया था वह यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर द्वारा किया गया था। ये सब चीजें मैं बताया था पिछले प्रश्नों में। तो विद्या निधि जो है वह एक ETD है, यानी इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशन है, जो कि सही संयोजन है। TKDL जो है वह वह एक डिजिटल आर्काइव्स है। क्या यह सही कॉम्बिनेशन है? तो TKDL जो है बिल्कुल यहाँ सही संयोजन दिया गया है। TKDL एक डिजिटल आर्काइव है, और यह आयुष और CSIR द्वारा मिलकर बनाया गया है। जबकि DOAJ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल है। और TKDL की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2001 ईस्वी में हुई थी, इसे भी आप लोग याद करेंगे। DOAJ की स्थापना सन 2003 ईस्वी में की गई थी, और यह एक डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल्स है। जैसे कि यहाँ जे लास्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब ही होता है जर्नल। और ई प्रिंट और IISc क्या है? तो यह एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। यानी एक क्वेश्चन से आपको 4 प्रश्न का हल, यहाँ पे आपको 4 जानकारियां मिल रही हैं। साथ में इसके कब निर्माण हुआ था, तो TKDL की स्थापना 2001 में हुई थी, DOAJ की स्थापना 2003 में हुई थी। TKDL के लिए आयुष और CSIR जो है यह मिलकर कार्य करते हैं। और ई प्रिंट्स की बात करें तो ई प्रिंट्स की स्थापना भी निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था। इसमें प्रश्न भी पूछ दी जाती है कि इसके कालानुक्रम सजाने के लिए, जैसे कि ई प्रिंट कब आया था, तो 2000 में आई थी। DOAJ 2003 में, TKDL जो है 2001 में आई थी। तो इसको क्रम से सजाने के लिए भी प्रश्न में पूछ दी जाती है। तो इसका जो चारों ऑप्शन है वो सही संयोजन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ABCDR करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग द ISSN, भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISSN को नियुक्त कर रही है? जैसा कि मैंने बताया कि भारत में ISBN का कौन सा संचालन करता है, प्रतिनियुक्त करता है, तो राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर करता है। राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर करता है, या कहीं कहीं ट्रिपल RLF भी दे दिया जाता है। तो यह भी सही उत्तर इसका मान लिया जाता है। जबकि अगर आपसे ISSN का पूछा जाए कि कौन सी एजेंसी नियुक्त करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है BIA, सेकंड ऑप्शन है ट्रिपल RLF, और सी ऑप्शन है निष्क्रिय, और डी ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो इस प्रश्न का ISSN के लिए निष्क्रिय करती है। निष्क्रिय की स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी, और वह इंसडॉक और निस्कॉम को मिलाकर निष्क्रिय की स्थापना की गई थी। इंसडॉक की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, जबकि निस्कॉम की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी, और दोनों को 2002 ईस्वी में मर्ज कर निष्क्रिय की स्थापना की गई थी। और ISSN की जो राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में माना जाता है वह निष्क्रिय को भी माना जाता है। अगर इसकी ISSN की हम लोग स्टैंडर्ड माना जाए, ISO स्टैंडर्ड, तो इसकी ISO स्टैंडर्ड जो है वह 3297 2007 है।
तो इसका भी याद कर लेंगे, मैंने ISBN का भी पहले बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। द ISSN इंटरनेशनल सेंटर वाज ऑफिशियली क्रिएटेड ऑन 21 जनवरी 1976 इन। ISSN इंटरनेशनल सेंटर आधिकारिक तौर पे 21 जनवरी 1976 को बनाया गया था। और पूछा जा रहा है कि कहाँ बनाया गया था, क्योंकि भारत में तो निष्क्रिय द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड में पूछा गया था कि सर्वप्रथम कहाँ बनी थी। तो ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है लंदन, डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पेरिस हो जाएगा, यह पेरिस में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लिंकिंग ISSN L इज डिफाइंड इन ISO स्टैंडर्ड। ISSN L को जोड़ने ISO मानक में परिभाषित किया गया है, वह किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन है ISO 3297 2007, बी ऑप्शन है ISO 3296 2007, सी ऑप्शन है ISO 3233 2006 और डी ऑप्शन है ISO 3233 2007। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ISO 3297 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ ए न्यू ISSN। निम्नलिखित में से किस मामले में एक नए ISSN के आवेदन की आवश्यकता होती है? तो ए ऑप्शन है चेंज इन पब्लिशर, बी ऑप्शन है चेंज इन पब्लिकेशन मीडियम एंड टाइटल, सी ऑप्शन है चेंज इन लोकेशन ऑफ पब्लिकेशन और डी ऑप्शन है चेंज इन एडिटोरियल पॉलिसी। तो जो ISSN के लिए नए ISSN के लिए जो आवेदन किया जाता है, तो वह चेंज इन पब्लिकेशन मीडियम एंड टाइटल के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप सभी से पुनः आग्रह है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत ही कम हैं, और आप सभी से आग्रह है कि कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। और मैं आप सभी के लिए, जैसे यूनिट और यूनिट 2 मैंने कंप्लीट करा चुका हूं, वैसे ही मैं यूनिट 3 भी कंप्लीट कराऊंगा। 4 भी और 9 यूनिट तक मैं जितने भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है कराऊंगा। साथ में मैं सोच रहा हूं कि कुछ नए स्टूडेंट हैं जिनका आग्रह है कि मैं यूनिट वाइज एक सब्जेक्टिव क्लास, मतलब पूरा बेसिक से भी आप सभी को बताऊं, तो मैं जल्द ही उसके पर मेहनत कर रहा हूं। मैं जल्द ही वे क्लास भी लॉन्च करूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस यही अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इन ISBN 978067008598, तो इसमें पूछ रहा है कि जो 670 है वह किसके लिए उपयोग होगा। तो ए ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ग्रुप, बी ऑप्शन है रजिस्ट्रेंट, सी ऑप्शन है पब्लिकेशन एलिमेंट और डी ऑप्शन है चेक डिजिट। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि जो चेक डिजिट होती है वह अंतिम अंक होता है। अगर 13 अंकों का ISBN है, लास्ट डिजिट जो होती है वह चेक डिजिट होती है। शुरू के जो 3 डिजिट होते हैं वह EAN होते हैं। फिर जो सेकंड 2 अंक यहाँ होते हैं वह ग्रुप आते हैं। और फिर 3 अंक जो होते हैं वह 2 अंक जो होते हैं वह ग्रुप होते हैं। फिर जो 3 अंक होते हैं वह 1 2 3 2 अंक जो होते हैं वह ग्रुप होते हैं। फिर अगला जो 4 अंक होते हैं वह पब्लिशर्स के लिए होते हैं। और फिर जो अगला 3 अंक जो होते हैं वह टाइटल के लिए होते हैं। और लास्ट जो होता है वह चेक डिजिट होता है। तो इस प्रश्न का जो पब्लिकेशन के लिए रजिस्टर किया जाता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि 670 किसके लिए उपयोग किया गया है, मतलब किस ग्रुप समूह में आता है। तो 670 जो हो जाएगा वह रजिस्ट्रेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बुक्स मोनोग्राफ पब्लिश्ड विद इन ए सीरीज कैन हैव। जो एक श्रृंखला के भीतर प्रकाशित पुस्तकों और मोनोग्राफ में हो सकता है। जो एक प्रकाशित पुस्तक होती है या मोनोग्राफ होती है वो किसके किसके अंतर्गत आ सकती है? तो ओनली ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के लिए खेली, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, या नो ISSN एंड ISBN, ना ही ISSN के अंतर्गत आती है ना ही ISBN के, या बोथ हो जाएगा ISSN और ISBN। तो कोई भी
पुस्तक और श्रृंखला प्रकाशित जब होती है, बुक्स के लिए तो आईएसबीएन आप सभी जानते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आईएसबीएन का फुल नंबर है, और सीरियल्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और ये दोनों का ही प्रयोग होता है किसी भी श्रृंखला के भीतर जो प्रकाशित पुस्तक और मोनोग्राफ होते हैं, उसके लिए इस दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आईएसएसएन और आईएसबीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस इन इंडिया इज, यानी भारत में अनुसंधान प्रगति डेटाबेस है। ए ऑप्शन है विद्या निधि, बी ऑप्शन है शोध गंगा, सी ऑप्शन है शोध गंगोत्री, और डी ऑप्शन है इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि विद्या निधि जो है वह एक प्रकार का ईटीडी है, और शोध गंगा जो है इसमें थेसिस इसके अंतर्गत आती है, यानी कि जो थेसिस शोध हो चुकी होती है वह हमें शोध गंगा की वेबसाइट पे मिल सकती है। और शोध गंगोत्री के अंतर्गत जो रिसर्च इन प्रोग्रेस होता है, जिसके अंतर्गत सिम्नोप्सिस सिम्नोप्सिस आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शोध गंगोत्री। शोध रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस से इन इंडिया को शोध गंगोत्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज, यानी मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण को हम लोग क्या कहते हैं? यह प्रश्न पिछले एनवीएस में पूछी जा चुकी है, इसलिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण को हम लोग एक्सेस साइंस के नाम से जानते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि माइग्रो हिल ऑनलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, और साइंस ऑनलाइन भी नहीं है, तो एक्सेस साइंस आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द मोस्ट रिसेंट प्रिंट एडिशन ऑफ माइग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो देखिए, जो माइग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां तक मुझे याद है इसकी लास्ट एडिशन जो कि 11th एडिशन थी, यह 2012 ईस्वी में 2012 ईस्वी में 20 वॉल्यूम में प्रकाशित की गई थी। तो अगर इससे लेटेस्ट जानकारी आपके पास हो तो कृपया आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। जहां तक लेकिन मुझे नॉलेज है कि 11th एडिशन जो है इसकी लेटेस्ट एडिशन है, और यह 2012 में प्रकाशित हुई थी, और यह 20 वॉल्यूम में प्रकाशित की गई थी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Which of the following is related to open access initiative, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एक्सेस पहल से संबंधित है? ए ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन, जिसे सीसी भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, डीओएजे, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है एफओएसएस, और डी ऑप्शन है जीएनयू। तो जो ओपन एक्सेस इनिशिएटिव के अंतर्गत आती है वह क्रिएटिव कॉमन्स और डीओएजे आती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ए और बी आर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही संयोजनों का चयन कीजिए। यानी फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है अगर आपसे पूछी जाए, तो फैक्ट्स ऑन फाइल जो है वह एक प्रकार का न्यूज डाइजेस्ट है, जो कि सही संयोजन है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है ये एक प्रकार का डायरेक्टरी होता है, जो कि सही है। और ये जो चारों दिया हुआ है ना, इसको भी आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछ ली जाती है कि फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, और ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि डायरेक्टरी है, इंडेक्स है, या न्यूज डाइजेस्ट है, या डिक्शनरी है। तो आपको सही उत्तर लगाना होगा कि जो फैक्ट्स ऑन फाइल जो है ना वह न्यूज डाइजेस्ट है। वैसे ही वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वह एक प्रकार का डायरेक्टरी है, और जो कॉन्कोर्डेंस है वह एक प्रकार का इंडेक्स है, जो कि सही संयोजन है। और विलिंग्स प्रेस गाइड भी एक प्रकार का पीरियोडिकल डायरेक्टरी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वह हो जाएगा ए बी सी डी आर करेक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, यहाँ भी सही कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए आपसे पूछा गया है, और ए में पूछा गया है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन किसके अंतर्गत आती है। तो जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन जो है वह एक प्रकार की डायरेक्टरीज के अंतर्गत आती है, तो यह सही है। और वाइटेकर एल्मेनेक्स पूछा जाए तो वाइटेकर्स एल्मेनेक जो होता है वो ईयर बुक्स होता है, यानी वार्षिक होता है। और लीजा होता है जिसका फुल फॉर्म है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक के, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आपको लीजा का फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और लीजा जो होती है वह एक प्रकार का सेकेंडरी सोर्स होती है,
जो ये भी सही है। और इकोनॉमिक टाइम्स जो है ये एक प्रकार का अखबार है, और अखबार में जो छपने वाली न्यूज होती है वह प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आती है, इसलिए यह इकोनॉमिक टाइम्स जो है वह प्राइमरी सोर्स है। तो ये चारों ऑप्शंस का संयोजन भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, ए बी सी डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें भी सही संयोजन का चयन करना है। तो अगर पूछा जाए कि बुक इन प्रिंट्स क्या है, तो बुक इन प्रिंट्स जो है वह ट्रेड बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आती है। आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में सीआरएल द्वारा किया गया था, वह नेशनल बिब्लियोग्राफी है। यह पहले तो त्रैमासिक आती थी 3 मंथ पे, फिर मासिक आने लगी, और यह 1964 ईस्वी से मासिक संस्करण आने लगी। एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी है, जो एक प्रकार का सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है। और कम्युलेटिव बुक इंडेक्स जो है, जहां तक मुझे याद है, इसकी स्थापना 1998 ईस्वी से ये आ रही है, और यह एक प्रकार का नेशनल और ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। तो इसका भी जो संयोजन है वो सही है। क्वेश्चन इस प्रकार का मेरे लाने का तात्पर्य यह है कि आप सभी को इस एक क्वेश्चन से चार चार या पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन का लाभ प्राप्त हो, और आप ये सब याद करते चलेंगे कि कुमुलेटिव बुक इंडेक्स अगर आपसे आगामी परीक्षा में पूछ ली जाए तो आप गलत करके नहीं आए, बल्कि आप याद कर ले कि यह एक प्रकार का नेशनल और ट्रेड बिब्लियोग्राफी होता है। आईएनबी जो होती है नेशनल बिब्लियोग्राफी होती है, और बुक इन स्पिरिट जो होती है वह ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप सभी को करवाऊंगा, और वहाँ बताऊंगा कि देखिए बुक्स इन प्रिंट और आईएनबी तो और कुमुलेटिव बुक इंडेक्स जो है वह तीनों को मैंने कितनी बार यूजीसी नेट और कई प्रकार की प्रीवियस परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसे भी सही संयोजन करना है आप सभी को। तो डिक्शनरी क्या होती है? तो डिक्शनरी एक प्रकार का वर्ड होता है, या उसमें डिक्शनरी में साइनोनिम दिया हुआ रहता है। तो ये भी सही है। ग्लोसरी जो होता है वह एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है उसे संबंधित जो वोकाबुलरी होती है, यानी कि वर्ड मीनिंग होती है, वह ग्लोसरी के अंतर्गत आती है। और थिजोरस होता है जो पर्यायवाची शब्द, किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द साइनोनिमस टर्म होते हैं, तो थिजोरस के अंतर्गत आते हैं। जबकि लेक्सिकन जो होते हैं, अगर लेक्सिकन का तात्पर्य है कि उसमें फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित होती है। तो ये भी चारों आप सभी चारों टर्म्स याद रखेंगे कि लेक्सिकन कभी कभी परीक्षा में पूछ दी जाती है कि डिक्शनरी और ग्लोसरी में अंतर क्या है। फिर से ग्लोसरी और थिजोरस में क्या है, तो डिक्शनरी में जो है कि सिंपल वर्ड होती हैं, जबकि ग्लोसरी में जो होते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होती हैं। जैसे कि अगर आप एम्स की लाइब्रेरी में चले गए, तो एम्स की लाइब्रेरी में आपको इंजीनियरिंग से संबंधित पुस्तकें नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे मेडिकल से संबंधित पुस्तकें मिलेगी। और उसी का जो वर्ड मीनिंग टर्म्स है, अगर उसके वर्ड मीनिंग खोजना है तो उसके लिए आपको ग्लोसरी का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही थिजोरस में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, उसके साइनोनिम्स होते हैं, तो जो उसके साइनोनिमस टर्म्स होते हैं उसके लिए हम लोग थिजोरस का प्रयोग करते हैं। जबकि फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित किसी वर्ड का पता करना होता है तो हम लोग उसके लिए लेक्सिकन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सी डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ भी सही संयोजन करना है। तो फर्स्ट है करंट बायोग्राफी। तो जो करंट बायोग्राफी है वह यूएसए में प्रकाशित होती है। और इंडेक्स ट्रांसलेशनम होती है, वह यूनेस्को से संबंधित है। विनीति जो है वह 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और यह रसिया से संबंधित है, यह रसिया देश का है। और लाइब्रेरी ट्रेंड्स जो है वह यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से संबंधित है। इंडेक्स ट्रांसलेशियम जो है वह यूनेस्को से संबंधित है। तो यहाँ भी जो चारों कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यह सही दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने गलत कॉम्बिनेशन नहीं इसलिए बैठाया है कि आप लोग फंसे, बल्कि मैंने ये क्वेश्चन देने का तात्पर्य ही यह है कि जो करंट बायोग्राफी है वह यूएसए से संबंधित है, इंडेक्स ट्रांसलेशन है यूनेस्को से संबंधित है। विनीति जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसको विस्तार से बताया हुआ है कि 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और ये रसिया देश से संबंधित है। वैसे ही लाइब्रेरी ट्रेंड्स जो है वह यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से संबंधित है। तो इस प्रश्न का देने का तात्पर्य यही है कि जितने भी छोटे मोटे टर्म्स है
और उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सभी को पता हो और याद हो, ताकि आने वाले क्लास में आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, ए बी सी डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लाइब्रेरी ट्रेंड्स इज पब्लिश्ड बाय। लाइब्रेरी ट्रेंड किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है यानी प्रकाशित किया जाता है? तो ए ऑप्शन है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, बी ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और सी ऑप्शन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, जबकि डी ऑप्शन है सेज पब्लिकेशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा लाइब्रेरी ट्रेंड्स को प्रकाशित किया जाता है। लाइब्रेरी ट्रेंड्स अगर पूछी जाए कि क्या है, तो लाइब्रेरी ट्रेंड्स एक प्रकार की पीर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल है। इसे भी याद रखेंगे, पीर रिव्यूड एकेडमिक एकेडमिक जर्नल है। दोस्तों ये जो है वह 1952 ईस्वी में जो लाइब्रेरी ट्रेंड है, यह 1952 ईस्वी में ये फाउंड हुआ था, और यह एक प्रकार की त्रैमासिक जर्नल है, यानी इसे हम लोग क्वार्टरली कह सकते हैं। और लाइब्रेरी ट्रेंड्स जो है क्या है, तो पीर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल है, और यह मासिक आवृत्ति की होती है, और इसकी स्थापना 1900 या इस जो अस्तित्व में आया था लाइब्रेरी ट्रेंड्स वो 1952 ईस्वी में आई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कीवर्ड्स थे जो कि मैंने आप सभी को बताया, और इसे जॉब हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि विनिटी ऑल रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जो कि फुल फॉर्म है, और वाज स्टेब्लिश्ड इन, यानी विनिती वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना के लिए अखिल रूसी संस्थान स्थापित कब किया गया था? जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी, और यह एक रूस से संबंधित है। और इसको जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था वह एलेक्जेंडर, नाम अगर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे, एलेक्जेंडर नेमिस्नो, एलेक्जेंडर नेमिस्नो द्वारा किया गया था। और आप खुद से भी प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे जो आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सरोगेशन, रीपैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन ऑफ प्राइमरी लिटरेचर दैट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी जर्नल्स इज, यानी प्राथमिक साहित्य के सरोगेशन, रिपैकेजिंग, संघनन की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप माध्यमिक पत्रिकाओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है न्यूज़लेटर कहा जाता है, बी ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल कहा जाता है, या सी ऑप्शन है हाउस जर्नल कहा जाता है, या डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, साइटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विस ऑफ, यानी साइटेशन एक ऑनलाइन होस्ट सेवा है, वह किस की सेवा है? तो सबसे प्रथम तो बता दें कि साइटेशन जो है वह अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की एक होस्ट सेवा है, और इसका जो फाउंड हुआ था वह 1931 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, यानी साइटेशन जो है वह एक प्रकार की ऑनलाइन ऑनलाइन होस्ट सेवा है, जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पुअर एसेसिबिलिटी एंड लेस एफोर्डेबिलिटी ऑफ जर्नल सब्सक्रिप्शन इन प्रिंट एरा लेड टू, प्रिंट युग में जर्नल सदस्यता की खराब पहुंच और कम सामर्थ्य के कारण हुआ, यानी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। हाई एलोकेशन ऑफ फंड फॉर सीरियल, ओपन एक्सेस मूवमेंट, डिक्रीज इन सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल, और ई जर्नल कंसोर्टिया सब्सक्रिप्शन। तो प्रिंट युग में जो है वह जर्नल सदस्यता की खराब पहुंच और कम सामर्थ्य के क्या क्या कारण है? तो हाई लोकेशन ऑफ फंड ऑफ सीरियल्स, यानी बहुत फंड मिलना, ये खराब पहुंच और कम सामर्थ्य का कारण नहीं हो सकता है। ओपन एक्सेस मूवमेंट कहीं ना कहीं जर्नल की जो सदस्यता है उसमें कमी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि अगर सभी चीजें ओपन एक्सेस द्वारा प्राप्त हो जाएगी तो कोई भी उसे नहीं लेना पसंद करेगा उस जर्नल की सदस्यता। तो ये एक कारण हो सकता है। डिक्रीज इन सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल, तो जी जरूर सब्सक्रिप्शन जो होता है कि उसमें डिक्रीज हुआ, जर्नल्स के जो सब्सक्रिप्शन होते थे उसके में डिक्रीज हुआ। और डी ऑप्शन है ई जर्नल कंसोर्टिया सब्सक्रिप्शन, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि बी और सी जो है यह प्रिंट युग में जर्नल सदस्यता की खराब पहुंच और कम सामर्थ्य का प्रमुख कारण के अंतर्गत आती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का
देखिए यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। जो देखिए ओपन एक्सेस मूवमेंट एक कारण है, जबकि डिक्रीज इन सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स यह कारण नहीं है। कि अगर सब्सक्रिप्शन फी कम होगी तो जर्नल की सदस्यता जो है वह बढ़नी ही चाहिए, तो यह एक कारण नहीं हो सकता है। जबकि जो ऑप्शन डी है, ई जर्नल कंसोर्टिया सब्सक्रिप्शन, जो कि सब्सक्रिप्शन लाया गया ई जर्नल के लिए, तो उससे क्या हुआ कि उसकी सदस्यता के कम हुई और उनके बीच पहुंच कम हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी और डी आर करेक्ट हो जाएगा। तो अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये जो हाई एलोकेशन ऑफ फंड फॉर सीरियल्स, यह तो एक कम सामर्थ्य का कारण नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी सीरियल्स के लिए फंड ज्यादा दिया जाता है तो उससे जो जर्नल की सदस्यता है वह और बढ़ती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। साइंस डायरेक्ट डेटाबेस इज डेवलप्ड बाय, साइंस डायरेक्ट डेटाबेस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो एक ऑप्शन ए है यूनेस्को, बी है सेक पब्लिकेशन, थ्री है एल्सवियर और फोर्थ है एमराल्ड। तो साइंस डायरेक्ट डेटाबेस जो है उसको एल्सवियर द्वारा, यानी ऑप्शन थ्री जो दिया गया है वह सही है, विकसित किया गया था। और यह सन मार्च 1997 ईस्वी में, सन मार्च 1997 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स इज नाउ बीन मेड अवेलेबल एज ओपन एक्सेस जर्नल, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अब ओपन एक्सेस जर्नल के रूप में उपलब्ध कराई गई है? तो इसमें ए ऑप्शन है जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बी है कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, सी ऑप्शन है एस्लिप प्रोसीडिंग्स और डी ऑप्शन है जर्नल ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप। तो देखिए जो जो निम्नलिखित में से जो कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी जो होता है ना, जो उसे ही अब ओपन एक्सेस जर्नल के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे याद रखेंगे, कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज को ओपन एक्सेस जर्नल के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इंस्पेक्ट ए बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस डील विथ, यानी इंस्पेक्ट एक ग्रंथ सूची डेटाबेस से संबंधित है। तो ये ऑप्शन है साइकोलॉजी और इथिक्स से, क्या इंस्पेक्ट जो है साइकोलॉजी और इथिक्स से संबंधित है, या इथिक्स और इंग्लिश से संबंधित है, या फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग से संबंधित है, या फिलोसफी एंड इथनोग्राफी से संबंधित है? तो ये जो इंस्पेक्ट से संबंधित प्रश्न है ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इंस्पेक्ट की जो स्थापना है वह 1967 ईस्वी में की गई थी, और यह जो है फिजिक्स और इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग हो जाता है। इसके द्वारा जो अपडेशन होता है, जो इससे संबंधित जो भी शोध या नए जो नए इंफॉर्मेशन होते हैं वह वीकली अपलोड अपलोड किए जाते हैं। जो ये डेटाबेस है इंस्टेक पे, वह वीकली अपलोड की जाती है। यह फिजिक्स और इंजीनियरिंग से संबंधित है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंट काउंटर पार्ट्स ऑफ इंस्पेक्ट डेटाबेस आर, इंस्पेक्ट डेटाबेस के प्रिंट समकक्ष हैं? तो ए ऑप्शन है साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, या फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट है, डी ऑप्शन है कंप्यूटर एंड कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी आर करेक्ट, क्योंकि इसमें जो तीनों है, ए जो साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, इंस्पेक्ट एक प्रकार का साइंस एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस है, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट भी है, और यह टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट भी है, और यह कंप्यूटर एंड कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का कोई एक आंसर नहीं होगा इसका। अगर ई ऑप्शन में दिया हुआ हो ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लेंगे, इंस्पेक्ट जो डाटाबेस है उसके प्रिंट जो समकक्ष है वह है साइंस एब्स्ट्रैक्ट, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट एंड कंप्यूटर एंड कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि इस प्रश्न के चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मल्टी सब्जेक्ट गेटवे, इस प्रश्न का ऑप्शन है ए इडवेब, बी ऑप्शन है हम्बुल, सी ऑप्शन है सेपलिंग और डी ऑप्शन है रिनार्डोस। तो जो इसमें से एक मल्टी सब्जेक्ट गेटवे के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं वह रिनार्डोस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रिनार्डोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम्बुल ह्यूमैनिटीज हब एंड ऑनलाइन सब्जेक्ट गेटवे ऑन ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑन, हम्बुल जो एक मानविकी हब है, यानी कि ह्यूमैनिटीज हब है,
वो मानविकी पर आधारित एक ऑनलाइन विषय प्रवेश द्वार है। तो यह किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या डी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्बुल जो मानविकी हब है, ह्यूमैनिटीज हब है, वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो दोस्तों यह कुछ गिने चुने प्रश्न थे जिसे मैंने आप लोग करवाया है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखकर जान सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे मैंने प्रश्न लाया हूँ जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हल्के फुल्के प्रश्न लाकर आप सभी के सामने बता दिया या मेरा कोई ऐप है उसको प्रचार प्रसार कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आपसे बस यही आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें और बार बार मेरे वीडियो को देखें, ताकि आपको जब भी इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है जिसे हम लोग करेंगे। और ऐसे ही प्रश्न में अगले कई सेट में कम से कम 6 या 7 सेट इसके भी आएंगे, जिसमें 500 से 600 से अधिक क्वेश्चन मैं आप सभी के समक्ष लाऊंगा। तो क्वेश्चन करते हैं, इंस्टीट्यूट ए फ्री वेब सर्विस एम्ड एट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिसर्चर इन यूके वाज स्टॉप्ड वर्किंग सिंस। इंस्टीट्यूट यूके में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए उद्देश्य से एक मुफ्त वेब सेवा से काम करना बंद कर दिया गया है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट जो है, जो कि छात्र, शिक्षक और शोधकर्ताओं के लिए एक मुफ्त वेब सेवा हुआ करती थी, वह कब से बंद कर दिया गया है। तो सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूट जो है वह एक प्रकार की मुफ्त में यानी फ्री वेब सेवा है और यह छात्र और शिक्षक और शोधकर्ताओं के लिए उपयोग में आती हैं। और इसको जो स्थापना हुई थी वह जुलाई 2006 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसे जो बंद कर दिया गया था तो यह सन 2011 में इसे समाप्त कर दिया गया था से समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो इंस्टीट्यूट है उसे जो बंद कर दिया गया था वह सन 2011 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न लास्ट प्रश्न था। तो सभी को थैंक यू, सब्सक्राइब शेयर अपना प्यार देने के लिए। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। आप क्यूआर कोड के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगी वैकेंसी से संबंधित। और जितने भी ये सेट हैं वे टेलीग्राम ग्रुप पे इसके पीडीएफ आप सभी को उपलब्ध हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।